औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 10 फिज़िक्स में नाइन्थ और मैट्रिक दोनों का चैप्टर 10 हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ डिस्कस करते हैं आपसे और हुक्स लॉ और फिर उसे अप्लाई करते हैं हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है, हुक्स लॉ नॉर्मली स्प्रिंग पे अप्लाई होता है। तो इसका स्टेटमेंट हम इस तरह लिखते हैं नॉर्मली जो है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और किस तरह जो है वो अंडर द इलास्टिक लिमिट, किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्ट्रेन के। अंडर द इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ मेरे पास फ्लेक्सिबल है जिसमें इलास्टिसिटी मौजूद है और मैं उसको पकड़कर जो है वो उसकी इलास्टिक लिमिट चेक करूँ, मतलब अगर मैं उसे ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो टूट जाएगी। तो ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई उसकी, यानी इलास्टिसिटी को आपने क्रॉस कर दिया। इलास्टिसिटी वो स्टेज होती है जहाँ तक वो बॉडी अपनी असल शक्ल में वापस रहती है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट के इतनी फोर्स या इतना वेट अप्लाई करना है कि वो स्प्रिंग खींच के टेढ़ा ना हो जाए या सीधा लंबा ना हो जाए। ठीक है ना। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट भी ये है कि अंडर द इलास्टिक लिमिट जो हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। ठीक है भाई, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन इज इक्वल्स, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू आता है और कांस्टेंट आता है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊँ तो इज इक्वल्स टू आएगा और कांस्टेंट और बराबर में स्ट्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, के और स्ट्रेन, इसको नीचे ले आते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो जब मैं इसे नीचे लेकर आऊँगा तो के मेरा अकेला हो जाएगा। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इस के को नीचे ले आऊँगा तो के मेरे पास अकेला होगा और स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के नीचे आ जाएगी, STRAIN स्ट्रेन। ठीक है ना। तो के इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दिस के इज कॉल्ड हुक्स लॉ। के जो है हमारे पास ये हुक्स लॉ कहलाएगा। हुक्स लॉ, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हमने हुक्स लॉ को डिफाइन किया कि हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या आप हुक्स लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज द रेशो, हुक्स लॉ इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये हमारे पास हुक्स लॉ हो गया। अब हम जो है वो हेलिकल स्प्रिंग बनाते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब हम बनाते हैं स्प्रिंग। ये हमारे पास वॉल है, फिक्स सपोर्ट है, उससे हमने एक स्प्रिंग यहाँ पर अटैच किया हुआ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास स्प्रिंग मौजूद है। ठीक है, आपने सारे गोलदारे बराबर बनाने हैं। यानी आपने कैसे बना लेना है, तो बोर्ड है, आपने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद कॉपी पे ऐसे बनाना है तो बराबर बन जाएंगे। ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, ये यहाँ पर अभी यहाँ पर बॉडी रुकी हुई है, यहाँ पर मैं अगर वेट लगाऊँ, ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पर वेट लगा रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंने वेट अटैच कर दिया है। और सपोज दैट जो मैंने वेट यहाँ पर अटैच किया है, यहाँ पर ये 4 न्यूटन का वेट है। कितने न्यूटन का? 4 न्यूटन का वेट यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब लाजमी बात है, अगर ये यहाँ पर रुकी हुई बॉडी थी तो इसने इतना डिस्टेंस जो है यहाँ मेरे पास ये ज़्यादा कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसने मेरे पास ज़्यादा कवर कर लिया है। तो सपोज़ कर लें कि ये मेरे पास जो है अगर 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रुकी हुई थी, तो जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी तो ये मेरे पास 2 मीटर डिस्टेंस पे आ गई। या सपोज़ कर लें ये 3 मीटर डिस्टेंस पे आ गई, या 4 पे आ गई, डिस्टेंस कुछ भी हो जाए। बस हमने यहाँ पर ये चीज़ आपको डिफ़ाइन की है, जब फोर्स हमने अप्लाई करी है तो ये डिस्टेंस कवर हुआ है x।
अब अगर मैं इस फोर्स की क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, मज़ीद इस फोर्स की क्वांटिटी बढ़ा दूँ, यानी वेट जो है वो इससे ज़्यादा लगा दूँ, 4 की जगह 6 न्यूटन अगर मैं अप्लाई कर दूँ, तो 1 2 3 4 5 लाजमी बात है ये मज़ीद नीचे खिंच जाएगा। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 और बल्कि और इसे लंबा कर लेते हैं 5। तो ये मेरे पास अब अगर मैं 4 न्यूटन की जगह 6 न्यूटन वेट लगा दूँ, तो ये जो मेरे पास अब ये डिस्टेंस, ये 6 न्यूटन का वेट लगाने के बाद अब ये मेरे पास 6 न्यूटन वेट लगाया। तो अगर मैं इसको डॉटेड आगे बढ़ाऊँ इसको, तो अब जो मेरे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पर, तो ये मोर डिस्टेंस नीचे आ रहा है, उससे मज़ीद नीचे आ गया। तो सपोज़ कर लें 3 की जगह ये 5 मीटर पे आ गया नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे बात क्या पता चल रही है, और ये डिस्टेंस x मेरे पास और ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब मैं यहीं से नापूंगा, ये इतना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ हमने क्या चीज़ समझी कि अगर हमने वेट लगाया तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी आई और उसने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया। फोर्स जितने हम बढ़ाते गए, यानी वेट हम जितना बढ़ाते गए, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होना शुरू हो गया, ठीक है। फोर्स जब हम वेट हम जब बढ़ाते गए, यानी फोर्स बढ़ाते गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। पहले यहाँ पर थी, हमने इसे यहाँ पर लेकर आए, जब हमने वेट इंक्रीज़ किया तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ हो गया। पहले डिस्प्लेसमेंट इतना था और अब डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। तो यहाँ पर अब हम आसानी से कह सकते हैं इस बात को कि विद इन अ इलास्टिक लिमिट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। इधर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज़्यादा फोर्स है उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जितनी कम फोर्स है उतना कम डिस्प्लेसमेंट है। जहाँ फोर्स कम है तो डिस्प्लेसमेंट कम है, जहाँ पर फोर्स ज़्यादा हो गई तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया। और जब भी स्प्रिंग के ऊपर कोई वेट लगा हुआ होगा या आप भी स्प्रिंग को खींचें तो स्प्रिंग आपको वापस खींच रहा होता है, ठीक है ना, हमेशा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे जब हम यहाँ से, तो पीछे भी हमने कहा जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो सबसे पहले आता है इज इक्वल टू, और फिर कांस्टेंट आएगा के और -x लिखा हुआ है पहले से। तो f इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस के और x। सो दिस इज कॉल्ड f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हमारे पास हुक्स लॉ की इक्वेशन है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है ना। और k जो है यहाँ पर, k को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो x को नीचे ले आते हैं, माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर हमने k का फॉर्मूला निकालना है तो पहले माइनस साइन f के पास ले आएंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास k का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और इस बात को जहन में रखें कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होगा और डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर होगा। तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट k का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। क्लियर ये बात, न्यूटन पर मीटर होता है। और इसको पलट के भी लिख सकते हैं, न्यूटन अगर इसे ऊपर ले आएँ तो m की पावर -1, दोनों तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ ऑन हेलिकल स्प्रिंग। ये जो हमने लटकाया हुआ है इसे हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुक्स लॉ की एप्लीकेशन है हेलिकल स्प्रिंग के साथ। ये हमने फार्मूला ड्राइव किया, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये हुक्स लॉ का फार्मूला है कि स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है। और ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट k का फार्मूला है। तो उम्मीद है कुछ आपको बातें समझ आई होंगी। ये बात याद रखिएगा, स्प्रिंग यहाँ पर 5 बनाए हैं तो 5 बनेंगे, 5 बनेंगे, कम ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ये अनइथिकल फिजिकल वर्क हो जाएगा, गैर इखलाकियात हो जाएगी, बल्कि गलत हो जाएगा। और स्प्रिंग मैंने ज़रा खिंचे हुए बनाए हैं क्योंकि मैंने मार्कर से, आपने इसको लाइनें ड्रॉ करके प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, ठीक है। जो कन्फ्यूजन हो इसको याद कर, इसको पढ़ने के बाद जो है वो मैसेज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।